डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूं। जी हां, मैं एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता हूं। मेरा काम ही है, अगर कोई छोटी घटना हुई हो या बड़ी दुर्घटना, वहां पर पहुंच जाना और जानकारी इकट्ठी करना। शुरू में काम बड़ा अच्छा लगा करता था। ऐसा लगा करता था मैं किसी की मदद कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे ये काम बहुत ज़्यादा उबाऊ होने लगा। हर रोज़ बस वही तो करना पड़ता है, कोई बदलाव नहीं काम में, और ये काम उबाऊ होता चला गया। 10 साल बीत चुके हैं और अब काम करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हर रोज़ एक ही तरह का काम करना पड़ता है। सामने किसी के परिवार में कोई दूर चला जाता है, लेकिन मुझे हर रोज़ एक जैसा ही एहसास होता है। धीरे धीरे जैसे अंदर से मैं मर चुका हूं और खुद को दोबारा जिंदा करने के लिए छुट्टियां लेना सबसे बेहतर होता है। छुट्टियां लेकर मैं घूमने के लिए निकल जाता हूं अपने साथियों के साथ। नए नए दोस्त बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस बार भी मैंने नए दोस्त बनाए थे। और मुझे किस्मत पर बहुत ज़्यादा यकीन है। अगर आपको कोई मिलता है तो ये भगवान की नियति होती है। उससे दूरी बनाने की कोशिश मत कीजिए। भगवान ने आपको उसके पास लाने की कैसी कैसी तरकीबें लगाई होंगी। कैसे नियति आपको किसी के बिल्कुल पास ले जाती है और उससे दोस्ती हो जाती है। ये काम भगवान ने बनाए होते हैं। और मेरे कुछ नए दोस्त बने थे जो मेरे साथ घूमने जाना चाहते थे, तो मैंने कह दिया बिल्कुल उत्तराखंड में जाएंगे। लेकिन मैं जब छुट्टियों पर भी जाता हूँ, मुझे एक जर्नलिस्ट बने रहना भी अच्छा लगता है। मैंने ये काम का चुनाव इसलिए किया था ताकि नई नई जगह पर जाऊं, वहां के राज सुलझाने की कोशिश करूं, ना कि सड़कों पर भटकता रहूं बस किसी दुर्घटना को देखते हुए। जब छुट्टियां होती हैं तो मैं अंदर से खुद को खुश करने की कोशिश करता हूं, और इस बार भी मैंने राख गांव का चुनाव किया था। उत्तराखंड का एक ऐसा गांव जहां पर बना हुआ है एक पुराना मंदिर, और उस मंदिर में प्रार्थना कभी नहीं होती, ना ही कोई मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है। कहते हैं उस मंदिर के नीचे लाशें दफन हैं। ऐसा कभी किसी मंदिर के नीचे नहीं होता, लेकिन उस मंदिर को सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि जो उसके नीचे दफन किया गया है वो साधारण ताकतें नहीं है। बस फिर क्या था, ये सुनने के बाद मुझे लगा वहां जाकर रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये घटना की जानकारी मैं अच्छे से जुटा पाया, काम का काम, छुट्टियों की छुट्टियां, और दोस्त भी मेरे खुश हो जाएंगे। अरे, आपको अपने दोस्तों के बारे में तो बताया ही नहीं। वो मेरी फील्ड के दोस्त नहीं हैं, बल्कि हर किसी का काम अलग है, लेकिन फिर भी नियति ने हमें एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्राप्ति, जो कि एक एडिटर है, वो भी एक न्यूज़पेपर में एडिटिंग का काम करती है। उसका पति, जो कि मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। गौरव, एक ऐसा लड़का जिसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी वो दिल्ली में रहता ही नहीं, जबकि घर उसका दिल्ली में ही बना हुआ है। संध्या, गौरव की गर्लफ्रेंड, जो हमेशा उसके साथ घूमना पसंद करती है। निकल जाते हैं दोनों बाइक लेकर, कभी कहीं कभी कहीं। इस बार मैंने उन्हें कहा मेरे साथ चलो, वो तैयार हो गए। प्रोफेसर विद्युत शास्त्री, जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं। शास्त्रों के बारे में जानकारी हो या विज्ञान के बारे में जानकारी हो, उन्हें सब पता होता है। इसीलिए मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा बनती है। कुछ मेरी समझ में ना आए, उनसे बात कर लूँ, सब कुछ समझ में आ जाता है। और विशाल, जो कि आर्मी में है, छुट्टियां लेकर जब भी दिल्ली में आता है मुझसे मिलने के लिए आ जाता है। और उसने कहा है भाई 4 महीनों की छुट्टियां हैं, 15 दिनों में घर में वो बोर हो गया,
कहीं तो ले चल। तो उसे भी मैंने सोचा साथ में ले चलते हैं। इस तरह से हम साथ राख गांव जाएंगे और उसका रहस्य सुलझाने की कोशिश करेंगे। झूठी कहानियां हैं या सच्ची कहानियां हैं, वहां जाकर पता लगेंगी। वैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, भूत प्रेत नहीं होते, ये झूठी कहानियां होती हैं। लेकिन अगर कुछ देखने को मिल गया, जिंदगी में पहली बार देखेंगे। राख गांव तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। वहां सड़कें कच्ची बनी हुई थी, कई रास्ते टूटे हुए थे। वहां गांव के लोग गांव में किसी को आने देते ही नहीं, किसी को पसंद करते ही नहीं। तो गांव में जब हम पहुंचे थे, हमसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा था। लेकिन हम यहां पर घूमने के लिए नहीं आए हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और प्राप्ति जो कि एक एडिटर है, वो न्यूज़पेपर में काम करती है। हमने अपने आईडी कार्ड दिखाए तो गांव वाले खुश हो गए कि हम उनकी मदद के लिए आए हैं। और मैंने दिमाग ऐसा लगाया कि कहीं पर भी जाता हूं लोग मुझे पसंद करेंगे ही। मैं उन्हें कह देता हूं मेरी सरकार में बहुत ज़्यादा जान पहचान है, अगर मैं किसी गांव को कवर करूं तो वहां पर तरक्की बहुत ज़्यादा होती है। बिजली तो आपके है, आपको और भी काफ़ी सुविधाओं की ज़रूरत होगी, सड़कें अच्छी बनानी चाहिए। तो मैं इस गांव को कवर करूंगा, कहानियां, सच्चाई सब कुछ जानूंगा और सड़कें बन जाएंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे, सरकार बना कर देगी। ऐसे झूठे वादे जब मैं उनसे करता हूं, वो तो मेरी मदद करेंगे ही। लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि झूठे वादे करने के बाद मैं उनकी कोई मदद नहीं करता। जहां पर भी मैं कोई स्टोरी कवर करने के लिए जाता हूं, पूरी कहानी कवर करने के बाद गांव वालों की मदद भी सरकार से करवाता हूं। सड़कें तो इस गांव की भी अच्छी बनवा दूंगा, घरों के लिए ग्रांट भी दिलवा ही दूंगा। गांव वालों को जब इसके बारे में पता लगा, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और हमारे लिए रहने का इंतज़ाम हो चुका था। यहाँ तक पहुँचने में शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका था। पहाड़ों के बीच बना हुआ ये गांव बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। एक बड़ा सा पहाड़ जैसे प्राचीन समय में काटा गया हो, सपाट सा लग रहा। वरना पहाड़ों में ऊपर नीचे गांव होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था हम आसमान में हैं। और एक बार तो बादल बिल्कुल पहाड़ से नीचे ऐसे दृश्य बना रहा था जैसे समंदर के बीच बना हुआ ये गांव हो, पहाड़ नहीं। बड़ा अच्छा लगा। वक्त शाम का हो चुका था। हमें एक बड़ा घर दिया गया और उस घर में ढेर सारे कमरे थे। एक एक कमरे का चुनाव सबने कर लिया था, इसीलिए हर कोई आज़ादी से यहाँ पर रहना चाहता था। मैंने भी अपने कमरे में सामान रखा और उसके बाद सीधा बेड पर गिर गया। थका हुआ था, खाना खाने का मन भी किसी का नहीं कर रहा, क्योंकि रास्ते में बस खाना ही तो खाते आए थे। जहां जहां पर गाड़ी रुक जाती हम थक जाते, उसके बाद हमारे पास क्या होता? खाना। हम खाना खाने लगते तो पेट पहले से ही भरा हुआ था। आधा घंटा इंतजार करने के बाद अब शरीर को थोड़ा सा आराम मिल चुका था और मुझे लगा अब हमें इकट्ठे होना चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए। अंधेरा घिरता जा रहा है, बाहर हमें घूम कर आना चाहिए। और ऐसी जो डरावनी जगह होती हैं, रात में सबसे अच्छी लगती हैं। क्या हमें रात में मंदिर को देखकर नहीं आना चाहिए, जिसके नीचे कहते हैं लाशों को दफनाया गया है? 6 लाशें। मैं अपने साथियों से बात करने के लिए उनके कमरों में गया और उसके बाद हम सब इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन प्राप्ति का कहना था कि उसे कब से घबराहट सी हुए जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह में आने के बाद उसकी दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है। ऐसा नहीं था कि किसी भूतिया जगह पर वो पहली बार आई हो, लेकिन यहाँ आने के बाद पहली बार उसने कहा है कि उसे डर लग रहा है। लेकिन मैंने उसे समझाया, देखो इस बार सिर्फ हम 2-3 लोग ही नहीं हैं, देखो कितने लोग हैं, सब अलग अलग स्ट्रीम से, सब अच्छे हैं। तो तुम्हारी सुरक्षा हम सब मिलकर करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। हम सातों जैसे ही घर से बाहर निकले, हैरान करने वाली स्थिति बनी हुई थी। बादल जैसे जमीन पर आ गए हों। धुंध इतनी ज्यादा थी दूर तक देखा नहीं जा सकता था और ठंड तो पहले से मौजूद थी, अब थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी और हम थोड़े हल्के कपड़े पहने हुए। ऐसा सोचा ही नहीं था कि ठंड इतनी ज्यादा होगी। फिर से हम घर के अंदर गए, मोटे कपड़े पहनकर जब बाहर आए, दूर तक देखने में मुश्किल हो रही और पहाड़ों में अगर आपको नजर ना आए तो दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाती हैं,
इसीलिए हम सब ने यही सोचा कि एक दूसरे के करीब रहेंगे। वैसे ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकती। पहाड़ों में आपको ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं मिलते और रात के वक्त बंदर भी सो रहे होते हैं, तो खतरा ना के बराबर ही होता है। लेकिन फिर भी यहाँ दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा हैं, तो बचाव के लिए हमें इकट्ठे रहना होगा। हम सातों आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन कोई भी गांव वाला इस समय बाहर घर से मौजूद ही नहीं। तो बात करते तो किससे करते कि मंदिर किस तरफ है। तो हमने सोचा हम मंदिर को खुद ढूंढेंगे। सब ऐसा करते हैं, एक एक दो दो की जोड़ी में अलग अलग जगह पर जाते हैं। लेकिन गौरव का कहना था, भाई मज़ा तो तब आएगा ना, सब अकेले अकेले जाएंगे, सबका अपना एक्सपीरियंस होगा डरावना सा। बाद में लगभग 2 घंटों बाद हम इस घर में इकट्ठा होंगे, किसे क्या महसूस हुआ है वो सब बताएगा। मैंने गौरव को एक तरफ ले जाकर कहा, भाई तू पागल हो गया है, सब पहले से डरे हुए हैं। जगह को भूतिया कहा जाता है और श्राप से जुड़ी हुई जगह है, यहाँ सबको अकेले भेजना चाहता है। गौरव ने कहा, भाई यही तो डराने का तरीका है, ऐसी जगह पर आए और डरे ना तो मज़ा नहीं आता। यहाँ कोई खेलने के लिए एम्यूज़मेंट पार्क में नहीं आए हैं, खतरनाक जगह पर आए हैं, तो सबको अलग एहसास होगा तो मज़ा आएगा ना। वैसे भी तुझे पता है ना, भूत प्रेत नहीं होते, बस थोड़ा सा डर लगता है, कुछ ना कुछ अजीब एहसास होता है। और जब सबको अलग एहसास होंगे तो भाई तेरी स्टोरी अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, जहाँ पर जाता हूँ रात को घूमने के लिए निकल जाता हूँ। चलावे की कहानियाँ, भूत चुड़ैल, कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं, नज़र कभी कुछ नहीं आया। यहाँ पर भी अकेले अकेले जाते हैं ना, मज़ा आएगा, हर किसी की अलग कहानी। गौरव की बात में दम था, लेकिन मैं प्राप्ति को कैसे मनाऊंगा, जिसे घर से बाहर निकलने के लिए मैंने सिर्फ इसलिए मनाया कि सब इकट्ठा रहेंगे। वो क्या कहेगी। लेकिन जब गौरव से बात करने के बाद मैं प्राप्ति के पास आया तो प्राप्ति को जैसे पहले से ही पता था और उसने कहा, गौरव ने कहा है ना अकेले अकेले जाना है, सब पता है मुझे। ऐसे आइडिया गौरव के पास ही होते हैं। प्राप्ति को पहले से पता था और उसने कहा, ठीक है, अगर मुझे कुछ हुआ ना, जिम्मेदार तुम होगे। मैं उसे मनाना चाहता था, लेकिन वो सबसे पहले दाईं तरफ वाले इलाके में घूमने के लिए बढ़ने लगी। रास्ते बने हुए थे, पगडंडी बनी हुई थी और नियम यही था, पगडंडी से अलग जगह कोई नहीं जाएगा। जहां रास्ता नहीं होगा वहां कोई जाएगा ही नहीं। इसीलिए सब अलग अलग हो चुके थे, ढूंढने के लिए, देखने के लिए। नजर आता है तो क्या नजर आता है। मैं भी एक दिशा को पकड़कर आगे बढ़ने लगा। मुझे कई खाली पड़े मकान नजर आ रहे थे और उस तरफ का हिस्सा ज्यादातर टूटा फूटा ही था, लेकिन कुछ छोटी मोटी जगह ऐसी भी थी जहां पर कुछ सब्जियां लगाई गई थी। और उसके आगे मुझे एक बड़ा खेत नजर आया जिस पर फसल को लगाया गया और उसके बीच से निकलकर जाने का एक रास्ता था। और उस रास्ते पर कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई जो मुझे बेहद अजीब लग रही थी। वहां प्रार्थना की चीजें थी, पूजा की थाली पड़ी हुई थी, कई जगह पर धूप जलाए गए थे, कई जगह पर दिए जलाए गए थे, जैसे इस जगह को पवित्र माना जाता हो या इन चीजों को सुरक्षा के लिए रखा गया हो। आगे मुझे एक पेड़ नजर आया था और उस पेड़ पर एक भी पत्ती मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसकी जड़ों को जैसे काटा गया हो, साफ नजर आ रहा था। फिर भी उस पेड़ को जमीन में ही रहने दिया गया। वो पेड़ मर चुका था, लकड़ी का हिस्सा बन चुका था। पत्तियों की जगह उसके ऊपर सिक्कों को टांगा गया था। छेद करके उन सिक्कों को ऐसे टांगा गया कि हल्का सा हवा का झोंका आता तो वो सिक्के आपस में टकराने लगते और उनसे निकलने वाली वो आवाज़ भयानक सी थी। कैसे आपको बयां करूं उस आवाज़ के बारे में। बताने में सिर्फ ऐसा ही लग रहा है साधारण बात है, लेकिन यकीन कीजिए धुंध में ये आवाज़ें कभी इधर से कभी उधर से आ रही तो डर का माहौल बन रहा। और मैं इसे अपनी स्टोरी में ज़रूर डालूंगा। बड़ा अजीब पेड़ है, बड़े अजीब लोग हैं। अब उस पेड़ के पास मैं उसे निहारता जा रहा और वो आवाज़ें आती जा रही। अचानक एक आवाज़ ने मेरा ध्यान उस तरफ खींचा। यह घंटे की आवाज़ थी, जैसे मंदिर का घंटा किसी ने बड़े ज़ोर से बजाया हो। मैं उस तरफ बढ़ना तो चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा कि मैं उस बड़ी पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। पगडंडी ज़्यादा साफ नहीं थी,
यकीनन इस तरफ कोई आता जाता नहीं होगा, लेकिन नीचे ईंटों को लगाया गया था, यानी कभी यहां पर रास्ता मौजूद था, भले ही अब उसका इस्तेमाल ना होता हो। रास्ते में कई जगह बाड़ा बनाया हुआ और वहां मिट्टी डाली गई, पत्थर डाले गए। उस रास्ते को बंद किया गया ताकि दूसरी तरफ कोई जा ना सके, और उस पर साफ साफ लिखा भी गया था कि आगे कोई ना जाए। अगर कोई गांव में नया है तो इस तरफ नहीं जाना है, आगे बहुत खतरा है। ये पढ़कर भी दिल को बड़ा डर का आभास हो रहा, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जहाँ जाने से मना किया जाता है वहाँ जाने में सबसे ज़्यादा फायदा होता है, इतना तो मुझे पता है। मैं उस छोटी सी मिट्टी की ढेरी के ऊपर से चलकर आगे बढ़ने लगा और मुझे उस मिट्टी की ढेरी के ऊपर अपने पैरों के निशान छपे हुए नजर आए, लेकिन इसी के साथ और भी पैरों के निशान छपे हुए नजर आए। कुछ तो बिना जूतों वाले निशान थे, जैसे किसी ने नंगे पांव उस मिट्टी के ऊपर रखे हों, और उसके आगे मुझे घास बिल्कुल साफ नजर आई, साफ सा रास्ता। वहां जाने से सबको रोका जरूर जाता है, लेकिन उस तरफ का रास्ता साफ ये बयां कर रहा कि लोग उस तरफ जाते जरूर होंगे। जब मैं और आगे बढ़ रहा, मुझे एक और घंटे की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार ये आवाज काफी करीब से आई थी। ऐसा लग रहा कि मंदिर बेहद करीब होगा जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। वैसे भी दिन के वक्त इस तरफ आकर इस मंदिर को देखने का इरादा जरूर था, लेकिन रात के वक्त देखने को मिल रहा है। डरावना एहसास होगा। सच में कहते हैं ना, जो पहला आभास होता है वो याद रहता है। तो पहली बार धुंध में उस मंदिर को देखूंगा। करीब से घंटे की आवाज आई है। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। रास्ता साफ था, लेकिन धुंध के कारण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, और टॉर्च की रोशनी जब मैं आगे की तरफ मारता तो सफेद चादर धुंध की ही नजर आती। तो मुझे और आगे बढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे वहां पर जानवरों की खोपड़ियां लकड़ी के ऊपर टांगी गई नजर आईं। ढेर सारी जानवरों की ये खोपड़ियां थीं। ज्यादातर देखने में लग रही बंदर के बच्चे या बड़े बंदरों की खोपड़ियां ही होंगी, लेकिन ऐसे लकड़ी के ऊपर टांगी गई हैं, और उन खोपड़ियों के ऊपर लाल सिंदूर या कुछ और लाल रंग का लगाया गया था, जिस कारण वो खोपड़ियां भयानक लग रही, और इस तरफ सड़े हुए मांस की बदबू भी आ रही थी। ये अजीब एहसास मैं बयां कैसे करता कि मेरी टांगें आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा आगे कुछ देखने को जरूर मिलेगा। इस गांव में कुछ ना कुछ अजीब जरूर हो रहा है। भले ही डर लग रहा है, लेकिन मन ये भी कह रहा है मुझे आगे बढ़ना होगा। कुछ जुड़ाव सा हो गया था, और जैसे ही मैं बिल्कुल मंदिर के सामने पहुंचा, जो कि इस पहाड़ी के एक तरफ ऊंचाई पर बना हुआ, वो मंदिर को मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा कि उसे पहले कभी देखा है। या तो ये मंदिर मेरे सपनों में आया होगा या कहीं और। मुझे इतना भी पहले से पता था कि इस मंदिर के अंदर 2 कक्ष बने हुए हैं, लेकिन ये मुझे कैसे पता है कि ये मंदिर के अंदर 2 भागों में बंटा हुआ हिस्सा है। आगे लगा हुआ वो घंटा मिट्टी से सना हुआ था, और उसके बीच भी सूखी हुई मिट्टी लगी हुई, जैसे गीले कीचड़ को कोई घंटे के अंदर बार बार मारता चला जाए, और कुछ दिनों बाद वो कीचड़ सूख जाए तो वो मिट्टी का रूप ले लेता है, सूखी हुई मिट्टी। लेकिन अगर ये घंटे के अंदर मिट्टी लगी है, वो भी सूखी, तो इसमें से आवाज तो नहीं आ सकती। तो जो आवाज आई है वो किस तरफ से आई होगी? और इस मंदिर में और कोई घंटा तो नजर नहीं आ रहा। देखने लगा मैं चारों तरफ से उस मंदिर को। पुराना टूटा फूटा सा मंदिर था, लेकिन इस मंदिर के अंदर कोई प्रतिमा नहीं थी। यहाँ पर प्रार्थना नहीं की जाती, और जैसा कि कहानियों के अनुसार बताया जाता है, इस मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि इसके नीचे जो दफनाया गया, कहते हैं वो दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। मुझे लगा मुझे अंदर जाकर अच्छे से देखना चाहिए। जैसे ही मैंने वो पहले वाली सीढ़ी पर पैर रखा, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे के पीछे कोई है। सच बताऊं, सांसें रुक गई थीं और शरीर भी अकड़ सा गया। मैं अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाकर देखना चाहता था कि पीछे कौन है,
जो गर्म सांसें मेरे कंधे के करीब छोड़ रहा है। सांस लेने की वो हल्की हल्की आवाज आ रही थी। भले ही उसने मुझे छुआ नहीं था, लेकिन शरीर जकड़ सा गया। मेरी गर्दन घूम नहीं रही थी, शरीर अकड़ने लगा, अपने आप अकड़ता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मिर्गी का दौरा पड़ने वाला हो। शरीर अकड़ता गया, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा और उसके बाद मैं पीछे की तरफ गिरने लगा। भले ही मैं इस तरह दौरा पड़ने के कारण पीछे गिरा था, लेकिन मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी। जब मैं पीछे गिरा, आंखें खुली ही थीं, पीछे कोई मौजूद नहीं। ये बड़ा दर्दनाक एहसास था, लेकिन 2 मिनट में अपने आप शरीर ठीक हो गया। इतने समय में मैं बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगा इस मंदिर में कुछ तो है। मैंने पैर रखा, ये दौरा ही पड़ा है या कुछ और है। ऐसा मेरे काम में कई बार होता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन या पुलिस वाले शामिल होते हैं, वहां पर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो पता नहीं क्यों जब मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता हूं तो शरीर अकड़ जाता है। इस बार भी मुझे लगा वैसा ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी यहां ऐसा एहसास अचानक पैदा कैसे हो गया। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन 5 मिनट बाद मैं उठा। उसके बाद वो पानी की बोतल जो मैंने पकड़ी हुई वो अपने सर पर उड़ेल दी, जिस कारण मेरा सर थोड़ा थोड़ा ठंडा सा होने लगा। मैं पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था, भले ही मौसम ठंड का था। शरीर के कपड़े गीले हो चुके, रुमाल जो कि सूखा था उससे मैंने अपने मुंह को पोंछा, अपने सर के ऊपर वो गीले बालों को साफ किया और फिर मैं उठकर इधर उधर झांकने लगा और मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। कल सुबह यहाँ पर एक साथ आना ज़्यादा बेहतर होगा और ऐसा ना हो मेरे किसी साथी के साथ कुछ बुरा हो जाए। समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, यहाँ घूमते घूमते 1 घंटा बीत चुका था, इसीलिए मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं पीछे की तरफ बढ़ता चला गया और मुझे एहसास हुआ कि पीछे कोई तो है जो मेरे कदमों से कदम मिला रहा है। मैं पीछे मुड़ता तो कोई नज़र नहीं आता। डरावना सा एहसास, और उस धुंध की चादर में काफ़ी आगे निकलने के बाद जब पीछे वो मंदिर दिखना बंद हो गया तो घंटे की आवाज़ फिर से हर तरफ गूंजी। ये घंटे की आवाज़ उसी तरफ से आई थी, लेकिन उस घंटे को बजाया नहीं जा सकता। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? और मंदिर के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं थी मेरी, तो मैं भागने लगा। जैसे ही उस मिट्टी के आगे से निकला जहाँ पर चेतावनी को टांगा गया था, मैं छलांगे लगाता अपने घर के अंदर पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा लगाया, मुझे इंतज़ार था अपने साथियों का, लेकिन अंदर से आ रही वो आवाज़ें ये बयां कर रही थीं वो मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हर एक कमरे में बैठा हुआ मेरा वो दोस्त, मुझे देखकर वो बाहर आ गए और कहने लगे, तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ ना? मैंने कहा, मेरे साथ भी? इसका मतलब तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ? और हर किसी के पास बताने के लिए एक कहानी थी जो उन्होंने नहीं बताई थी जब से वो इस घर में आए थे। हर किसी के साथ कुछ हुआ जब वो अकेला उस मंदिर के आसपास जाने की कोशिश कर रहा या गांव में घूम रहा। वहां बैठ गए हम आगे वाले बरामदे में, वो सोफे लगे हुए जिस पर बैठकर हम अपनी आपबीती बताना चाहते थे। मैंने अपनी आपबीती सबसे पहले बताई कि मैंने मंदिर को ढूंढ लिया। घंटे में मिट्टी लगी थी लेकिन वो आवाज़ करता था। दौरा पड़ा मुझे, या हो सकता है किसी ताकत ने मुझे जकड़ लिया था। ऐसा दौरा मुझे पहले नहीं पड़ा। भले ही पैनिक कई बार कर जाता हूँ लेकिन गिरता नहीं। ऐसा तो पहली बार हुआ है जो मेरे शरीर को अब भी महसूस हो रहा। और फिर बारी प्राप्ति की थी। उसके साथ क्या हुआ है? प्राप्ति ने बताया, धीरे धीरे चलकर वो गांव से आगे जा रही, डरती जा रही थी तो दिल की धड़कन तेज होती जा रही। अचानक उसे घबराहट होने लगी तो उसे लगा कि उसे पानी पीना चाहिए, लेकिन गलती से उसने नमक वाला पानी उठा लिया था। इस पानी को हम पीने के लिए नहीं लेकर आए थे बल्कि प्रयोग के लिए लेकर आए थे। तो गलती से उसने बैग में से वो वाली बोतल निकाल ली। जब पहला घूंट पिया उसके बाद वो समझ गई इस पानी से कोई खास फायदा होने वाला नहीं, लेकिन वहां उसे पानी चाहिए था। लेकिन झरने की आवाज आने लगी तो प्राप्ति उस तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही
वो आवाज आती जा रही थी तो उसे लगा कि ये झरने का पानी पीकर शरीर को ठंडक मिलेगी। उसे झरना तो नहीं मिला, लेकिन आवाज हर बार करीब से ही आती। वो उस तरफ बढ़ती चली जाती और आवाज और आगे से आती चली जाती। उसे लगा ये झरना करीब है या दूर है, ये सच है या भ्रम है। लेकिन वहां पर ना तो कोई घर था, ना कोई इंसान नजर आ रहा और ना किसी जानवर की आवाज, बस झरने की आवाज। और पहाड़ों में झरने की आवाज जरूर आती है, लेकिन नदियों में से या असल में कोई झरना मौजूद हो जो दिन के वक्त हमें नजर तो नहीं आया था। अचानक उसने देखा कि मिट्टी काफी ज्यादा गीली है। आवाज करीब से आ रही है, लेकिन मिट्टी इतनी गीली है कि उस मिट्टी को उठाओ तो हाथ पूरी तरह से भीग जाएंगे। और एक जगह पानी भी रुका हुआ। जैसे ही वो उस पानी के करीब गई, आगे उसे एक पेड़ नजर आया और नीचे रुका हुआ पानी पूरी तरह से साफ था। कम से कम उससे मुंह तो धोया जा सकता था। तो उसने उस पानी का इस्तेमाल किया मुंह धोने के लिए। चेहरे पर पानी मारती गई। तभी उसे आसपास गिरते हुए पत्ते नजर आए। उन पत्तियों की आवाज ने उसे डराया, लेकिन जैसे ही वो पत्तियां दिख गई, उसे लगा कि बस पेड़ से पत्तियां गिर रही होंगी। लेकिन आसपास हवा नहीं चल रही और सिर्फ इसी पेड़ की पत्तियां गिर रही थी। तो जैसे ही टॉर्च ऊपर की तरफ मारकर उसने देखा, एक औरत थी काले कपड़ों में एक डाली पर बैठी हुई। और सबसे पहले प्राप्ति की नजर उसके पैरों की तरफ गई। उल्टे पैर थे उसके, उल्टे, यानी कि वो एक चुड़ैल थी। और प्राप्ति बस उसे देखकर इतनी ज्यादा डर गई कि चीखने की कोशिश कर रही तो गले से आवाज नहीं निकली। भले ही प्राप्ति के गले से आवाज ना निकली हो, लेकिन उस चुड़ैल के मुंह से आवाज निकली, एक भयानक चीख जो गूंजी इतनी तेज, लेकिन किसी और को सुनाई नहीं दी। प्राप्ति को सुनाई दी थी इतने करीब से, ऐसा लगा जैसे प्राप्ति के कानों के पर्दे फट गए हों। फिर वो चुड़ैल ने छलांग लगाई, नीचे उतर आई। उल्टे पैरों से वो प्राप्ति को पकड़ना चाहती थी। प्राप्ति चीखती चिल्लाती भागने लगी और तभी डरकर वहां पर कई जानवर भी बाहर की तरफ निकले। जैसे कि गांव में कुछ कुत्ते थे जो चीखने की आवाजें सुनकर उस तरफ आए। प्राप्ति को लगा ये कुत्ते उसे काटना चाहेंगे, लेकिन वो कुत्ते पास से गुजर गए और उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश कर रहे। जैसे ही प्राप्ति ने पीछे मुड़कर देखा, 2 कुत्ते थे। उस चुड़ैल ने 2 कुत्तों के सर काट डाले। धड़ तड़पने लगे, उनके सर इतनी तेजी से कटे थे। प्राप्ति जिसकी सांसें रुकी, उसे लगा कि वो अब बचने वाली नहीं, लेकिन वो चुड़ैल चीखती चीखती पीछे भाग रही। वो पीछे भागती रही और प्राप्ति भागते भागते घर के अंदर आ गई। उसके बाद उसने दरवाजा लगाया। सांस उसकी रुकी पड़ी थी। उसे लगा कि वो चुड़ैल आ जाएगी, लेकिन वो चुड़ैल नहीं आई। एक एक करके हम सब उस घर के अंदर आए और हर किसी के साथ कुछ अलग हुआ था। तो प्राप्ति ने अपनी यह कहानी सुनाई और कहा, वो यहाँ आ सकती है, हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अंधेरे में हमें दूर नहीं जाना है। वो सच में कोई औरत नहीं थी, वो चुड़ैल ही थी। लेकिन जो हुआ था उसे बयां कैसे किया जा सके, तो हमने किसी और की कहानी सुनना ज्यादा अच्छा समझा। प्राप्ति का पति उसे गले से लगाए रोए जा रहा। उसका नाम राहुल था और राहुल ने बताया, मेरे साथ तो और भी ज्यादा बुरा हुआ। तुमने बारिश देखी? यह नहीं हुई ना, लेकिन उस जगह बारिश हो रही थी। यहां तो बारिश हुई ही नहीं, अभी बारिश कैसे हो गई? राहुल कह रहा। वो चलते चलते गांव के बाहर की तरफ जा रहा, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं रुककर सिगरेट पी जा सकती है। जैसे ही एक घर के पास वो सिगरेट जलाने के लिए रुका, अचानक वहां पानी की बूंदें लाइटर के ऊपर गिरने लगी। वो लाइटर जलाना चाहता था, लेकिन बारिश तेज हो गई। उसे लगा एक घर की छत जो बाहर की तरफ निकली हुई है, उसके नीचे कुछ समय बिताया जा सकता है, क्योंकि बारिश के कारण अब आगे जाने में कोई खास फायदा नहीं होगा। तो कुछ समय वो वहां रुकेगा, बारिश बंद होगी तो वो वापस आ जाएगा। ये सोचकर राहुल उस जगह रुका हुआ था, लेकिन उसी बारिश की बूंदों के बीच उसे एक आदमी खड़ा नजर आया। राहुल ने आवाज लगाई, भाई साहब वहां क्यों रुके हो? इस तरफ आ जाओ, यहां बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही हैं। लेकिन बारिश काफी ज्यादा तेज थी और कुछ कदम आगे बढ़ाकर वो आदमी राहुल के करीब आया
चाहे जितनी कोशिश करो उसके चेहरे को देखने की। राहुल ने बताया उसका चेहरा धुंधला था, बारिश के कारण नहीं, कोई अजीब सी ताकत हो जैसे। उसकी आंखें हिल रही, नाक हिल रहा, मुंह हिल रहा, जैसे उसकी आंखें धुंधली हो गई हों। बार बार राहुल आंखें मलता गया लेकिन हर चीज साफ नजर आ रही। उसका चेहरा ही था जो साफ नजर नहीं आ रहा। और जैसे ही उसने कुछ कदम और आगे बढ़ाए, राहुल को वो बिल्कुल करीब से दिखा, लेकिन सच में उसका चेहरा देखा नहीं जा सकता था। जादुई ताकत के कारण ना उसकी शक्ल को पहचाना जा सकता था। और उसने अपनी उंगली ऊपर की तरफ की। राहुल तब तक डर चुका था। 2 बार आवाज लगाई थी घर के अंदर, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर क्या, राहुल को सब कुछ भूलने लगा। जैसे जैसे वो बारिश की बूंदें पड़ती गई, राहुल को अपना नाम तक भूल चुका था। उसकी पत्नी प्राप्ति है, वो क्या काम करता है, उसे कुछ याद नहीं था। ये डर के कारण हुआ या कैसे? लेकिन फिर उस आदमी के ऊपर पानी की बूंदें गिरती गईं, जैसे उसने मेकअप किया हो या उसके शरीर पर लगे हुए रंग अपने आप उतरते जा रहे। और उसकी नाक भी नीचे की तरफ लटक गई, आंखें भी बाहर निकलकर पिघल चुकी थी, उसका शरीर भी पिघल चुका था। जैसे ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि तेजाब हो जो उसके ऊपर गिर रहा है और उसके शरीर को पिघलाता चला जा रहा है। ऐसे पिघलते पिघलते उसका शरीर पानी में मिल चुका था। फिर क्या, पानी से तैरता हुआ वो राहुल को पकड़ने के लिए करीब आ रहा। राहुल जो इतना सब कुछ देख चुका, उसकी टांगें कांपने लगी, हाथ पांव फूल गए और वो भागने लगा, तेजी से भागने लगा। और भागते भागते वो बारिश जैसे उसी जगह पर थी। वो बारिश के बीच से निकला था, लेकिन कुछ बारिश की बूंदें उस पर पड़ी थी। उसका शरीर सूखा ही था, झूठी बारिश हो जैसे। लेकिन बारिश तक उसने पीछा किया, फिर वो पीछे ही रह गया। जहां पर राहुल रुकता, बूंदें गिरने लगती और राहुल भागता। ऐसे भागते भागते जब वो घर के अंदर आया, प्राप्ति पहले से घर के अंदर रो रही थी, जो दरवाजा खोलना ही नहीं चाहती थी। बार बार राहुल ने आवाज लगाई, खोलो। प्राप्ति कह रही, नहीं, तुम आवाज बदल कर मुझे मारना चाहती हो। क्योंकि प्राप्ति ने उस चुड़ैल को देखा था, वो डरी हुई। तो राहुल ने प्राप्ति को मनाया कि वो भी खतरे में है, कोई उसका पीछा कर रहा है। तो प्राप्ति ने खोला दरवाजा और राहुल, उसका पति, अंदर आ पाया। दोनों ने एक दूसरे को अपने साथ बीती घटना की जानकारी दी, लेकिन अब पूरी तरह से बताया कि क्या हुआ था। लेकिन इन 2 लोगों के साथ ही ये सब नहीं हुआ था, या मैं तीसरा, बल्कि बाकियों के साथ भी हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ था, बताया उन्होंने भी एक एक करके। संध्या ने कहा वो तो पहले से डरी हुई थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि गांव से बाहर जाए। तो संध्या ने सोचा था कि किसी घर में अगर रोशनी होगी तो वो वहां पर रुकेगी, दरवाजा खटखटाएगी, उस घर के अंदर चली जाएगी और किसी गांव वाले से कहानी सुनेगी, ना कि घूमेगी फिरेगी। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। संध्या एक टूटे फूटे घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटा रही थी और अंदर से एक औरत ने आवाज लगाई, आ जाओ अंदर। संध्या जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर गई तो अंदर कोई दिया नहीं जल रहा था, कोई मोमबत्ती नहीं जल रही थी, बल्कि वो औरत जल रही थी। उसके शरीर पर काले रंग के कपड़े थे और नीचे से उन पर आग लगी हुई। ऐसे ही वो दाएं बाएं गई और संध्या ने कहा, आपके कपड़े जल रहे हैं। और उस औरत ने जवाब दिया था, मैं ऐसी ही हूं, मेरा शरीर जलता ही रहता है हमेशा के लिए। संध्या जो कुछ समझना चाहती थी, सोचना चाहती थी, कहे तो क्या कहे। इतने समय में उसका शरीर पूरी तरह से जलने लगा, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसका चेहरा भी जल रहा था, शरीर भी जल रहा था, लेकिन उस घर के अंदर पड़ी और चीजों को आग नहीं लग रही, बल्कि सिर्फ उस औरत को आग लग रही। और संध्या को लगा ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये कुछ अलग है। संध्या ने कहा, आपको मदद की जरूरत है। तो उस औरत ने कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे आग में रहने की आदत है, तुम्हें भी हो जाएगी जल्द ही। आओ मेरे करीब आओ, अपनी नियति को अपना लो। बस इतना ही सुना था संध्या ने। संध्या उस घर से बाहर की तरफ भागी और उस औरत ने पीछा करना शुरू कर दिया। उस औरत के हाथ में एक छड़ी थी। उस छड़ी को आग नहीं लगी हुई, बल्कि
उस छड़ी से धुआं सा उठ रहा, ऐसे जैसे वो छड़ी बर्फ से बीच में निकाली गई हो, उसके ऊपर से भाप उठ रही हो। वो छड़ से जैसे ही संध्या पर वार करती, संध्या का शरीर अकड़ने लगता। संध्या के सर पर उसने एक बार वार किया था। संध्या का मुंह उसके बाद नहीं खुला, बल्कि उसे ठंड लगने लगी। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चीखने नहीं दे रही। वो उस छड़ से बार बार वार किए जा रही। संध्या किसी तरह से भागकर घर के अंदर आई थी, लेकिन उस औरत ने अंत तक पीछा किया था। तब संध्या को राहुल और प्राप्ति मिले थे, और संध्या का चेहरा देखकर वो समझ गए थे संध्या के साथ भी कुछ बुरा हुआ है। लेकिन संध्या की कहानी अलग थी। संध्या का मुंह जमा पड़ा तो संध्या बता नहीं पाई, लेकिन बार बार इशारा करके कह रही, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। तो दरवाजा बंद कर दिया गया। ये संध्या की कहानी थी, कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ। गौरव ने भी बताया कि वो बाहर की तरफ जाए जा रहा। उसे आगे एक कुआं नजर आया और उसे कुएं के अंदर से आवाजें सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई बिल्ली होगी जो कुएं के अंदर गिर गई होगी। बिल्ली के रोने की आवाज आ रही, एक और जानवर की आवाज भी आ रही थी, गुर्राने की। तो जैसे ही गौरव ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर मारी तो कुएं में कुछ भी मौजूद नहीं था। फिर उसे लगा ये आवाज कुएं के अंदर से नहीं आ रही, कुएं के पीछे से आ रही है। लेकिन गौरव बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आखिर ये क्या है? बिल्ली की आवाज बीच में गुर्राने की आवाज भी बन जाती, जैसे दो जानवर लड़ भी रहे हों। इसीलिए गौरव को लगा अगर मैं बीच में आऊंगा, ऐसा ना हो कोई बड़ा जंगली जानवर हो। फिर गौरव धीरे धीरे चलता हुआ दाईं तरफ से देखने लगा। सबसे पहले उसे पूंछ नजर आई। ये जंगली बिल्ली की पूंछ थी, लेकिन ये बड़ी जंगली बिल्ली थी जो तेंदुए के समान होती है और कई बार इंसानों पर हमला भी कर देती है। भले ही किसी बड़े इंसान को वो उठाकर तो नहीं ले जा सकती, लेकिन जख्मी जरूर कर सकती है। दो बिल्लियां लड़ ना रही हों और इसमें उसे नुकसान पहुंच जाए, इसीलिए गौरव दाईं तरफ एक दीवार के पीछे छिप गया। अब वहां से पूरी तरह से टॉर्च की रोशनी से वो देखना चाहता था चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही गौरव ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ मारी, उसे एक तो जंगली बिल्ली नजर आई जो आकार में सामान्य से बड़ी थी। लेकिन उस बिल्ली को किसी और जानवर ने नहीं जकड़ा हुआ, एक इंसान ने जकड़ा हुआ था। उस इंसान की शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और शरीर पर तेल सा लगा हुआ। और कमाल की बात थी, उसने उस बिल्ली को जकड़ा हुआ गर्दन से। बिल्ली की गर्दन और उस आदमी का मुंह काटने की कोशिश कर रहा था उसकी गर्दन, या खून चूसने की कोशिश कर रहा। बिल्ली पहले तो जोर लगा रही, चिल्लाने की कोशिश कर रही, रो रही, बिलबिला रही, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल होता चला गया। जानवर ऐसे शिकार करते हैं, इंसान नहीं। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से मृत के समान हो गया, वो इंसान गर्दन में खून जैसे चूस रहा और बिल्ली मर चुकी थी। और फिर उस इंसान ने उठकर गौरव की तरफ देखा। उसकी जो आंखें थी वो साधारण नहीं, लाल रंग की बड़ी बड़ी आंखें थीं। और हमारी जो पलकें होती हैं, आधी पलक ऊपर आधी नीचे, इस तरह से आंख बंद होती है, लेकिन उसकी पलकें दाएं बाएं थीं, ऐसे बंद हो रही। अलग जानवर था और उसके शरीर पर पूरी तरह से इंसानी चमड़ी नहीं, जैसे चमकीला सा कुछ लगा हो, जो कि जल में रहने वाले जीवों के ऊपर लगा होता है, जैसे कोई मछली जो चमकदार होती है। उसका शरीर चमकदार था, उसके बड़े बड़े पैर, उसकी जो उंगलियां थी वो आपस में जुड़ी हुई थी। ऐसे वो भागने लगा। सबसे पहले उसने कदम आगे बढ़ाए, फिर उसने घुटने जमीन पर लगा लिए और जानवर की तरह, या कहें जानवर से भी अलग, इंसान से भी अलग, वो गौरव का पीछा करने लगा। दीवार फांदकर गौरव दूसरी तरफ से गांव के अंदर उस घर के पास पहुंचना चाहता था। चीखा चिल्लाया गौरव, लेकिन घर से बाहर कोई नहीं निकला। भागता भागता गौरव घर के पास पहुंचा, लेकिन आगे वो जानवर आ चुका था, जो आंखें इस तरह से खोले हुए एक टक लगाए गौरव को देख रहा, जैसे गौरव उसका शिकार हो। मुंह से खून बह रहा था उसके, दांत उसके बड़े बड़े थे। एक
पिशाच के समान था, एक पिशाच के समान जिसने गौरव का रास्ता रोका हुआ। गौरव ने समझदारी दिखाई, एक घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो उस घर के अंदर वो पहले से घुस चुका था एक खिड़की के रास्ते। गौरव ने उस खिड़की को लगा दिया। उस घर में कोई मौजूद था ही नहीं, पहले से पता था गौरव को, और ऐसे अपने उस घर में पहुंचा गौरव। दरवाजा किसी तरह खुलवाया, प्राप्ति ने दरवाजा खोला और गौरव अंदर। सबको पता था गौरव के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, उसके चीखने चिल्लाने और रोने से ये साफ हो चुका था। गौरव ने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि कुछ समय तक वो सदमे में रहा और कुछ देर बाद एक एक करके सब आए, जिसमें मैं भी था। अब सब एक दूसरे को बता रहे हैं। गौरव की आप बीती भी बड़ी भयानक थी। इसके बाद बाकियों की बारी भी थी। विशाल ने कहा कि वो भी गांव के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ चुका था, क्योंकि आर्मी में सिखाया जाता है कि जब भी ज्यादा अंधेरा हो आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, पहले जगह की पहचान करनी चाहिए। तो विशाल उसी पेड़ के नीचे बैठा जगह की पहचान कर रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। पहले तो ये देखना होगा कि किसी पहाड़ी से वो गिर ना जाए, इसीलिए अंदाजा वो लगा रहा। उसे पास से रेंगने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा जीव रेंग रहा हो, और ऐसी आवाज ज्यादातर अजगर ही करते हैं। जैसे ही विशाल ने दाईं तरफ पेड़ के देखा, वो कोई अजगर नहीं था जो रेंग रहा था, वो कोई इंसान था जिसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खून लगा हुआ। और इसे देखते ही विशाल को लगा ये यकीनन कोई इंसान है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, या इसने किसी के साथ बुरा किया है और खुद भी चोटिल हो चुका है। जैसे ही विशाल उसे उठाने के लिए उसके करीब पहुंचा, उसका आधा चेहरा फूटा हुआ था, अंदर से खोपड़ी के हिस्से नजर आ रहे, दिमाग के हिस्से बाहर की तरफ लटके हुए। और विशाल ने ऐसा दृश्य देखा था, लेकिन ऐसा दृश्य जिंदा इंसान का नहीं होता, किसी मुर्दे का होता है। वो इंसान विशाल को पकड़ना चाहता था, लेकिन विशाल आर्मी में था, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता। लेकिन उसे भी दर्द नहीं हो रहा। विशाल ने मुक्का मारकर उसे पीछे गिराने की कोशिश की, क्योंकि विशाल डर चुका था। ऐसा पहली बार देखा था, जैसे कोई मुर्दा चल रहा हो। उसके सर पर मारा गया मुक्का भी उसे रोक नहीं पाया। वो उठा, वो सख्त था, उसे दर्द नहीं हो रहा। मुक्के पर मुक्के बरसाते गया विशाल, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, बल्कि वो तो पकड़ना जकड़ना चाहता था। दाव पेच आते थे विशाल को तो विशाल बचा, वरना बच ना पाता। और अंत में जब थक गया विशाल, उससे लड़ते लड़ते उसकी बाजू मरोड़ डाली, उसकी टांग तोड़ डाली। टूटी टांग से भी वो पीछा कर रहा जैसे दर्द ना हो रहा हो। और विशाल समझ गया ये जिंदा है ही नहीं, ये मुर्दा है। सच में इस गांव में कुछ ऐसा है जो भयानक है और मुर्दा चल रहा है। तो विशाल भागा घर की तरफ। वो पीछा तो कर रहा था, लेकिन रफ्तार कम, और अंधेरे में वो पीछे कहीं रह गया। और विशाल घर के अंदर, और सबकी हालत देखकर विशाल समझ चुका था जैसा उसके साथ हुआ है बाकियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता था। सदमे में थे सब, सदमे में इंतजार कर रहे कि हर कोई घर के अंदर आ जाए। जो बाहर है उसे बचाने के लिए जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, तो अपने आप आ जाए, ज्यादा बेहतर है। इसके बाद शास्त्री जी बताने लगे कि उनके साथ तो और भी अजीब हुआ है। शास्त्री जी भी मंत्रों को जपते जपते, पढ़ते पढ़ते एक तरफ जा रहे, तो पेड़ के पास उन्हें लगा कि यहां पर धुंध एकदम छंट कैसे गई है। पीछे मुड़कर देखा जैसे वो कोई बादल था जो नीचे की तरफ आया और ऊपर उठ गया हो। धुंध नहीं थी, दूर दूर तक नजर आ रहा। फिर अचानक आंधी चलने लगी, पत्तियां बरस रही थी चेहरे के ऊपर, तो छिपने के लिए उन्हें लगा किसी दीवार या किसी घर का सहारा लेना होगा। पेड़ों के बीच छिपने का कोई खास फायदा नहीं। हवा कभी दाएं से तो कभी बाएं से, भरी हुई मिट्टी जो आंखों में पड़ रही वो परेशानी कर रही। तो शास्त्री जी को लगा टूटा फूटा घर ही हो, उसके बीच में कहीं छिप जाऊंगा। हल्की फुल्की हवा होगी, क्योंकि आसमान में तारे और चांद साफ नजर आ रहे थे, तो इधर उधर से हवा थोड़ी सी चलेगी, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था उन्हें क्या देखने को मिल जाएगा। शास्त्री जी को उस घर के अंदर पहले से बैठा हुआ एक आदमी नजर आया, जिसकी पीठ शास्त्री जी की तरफ थी।
तो शास्त्री जी ने कहा, अरे भाई साहब, यहाँ बैठे हो, कहीं और छिपने की जगह नहीं है। अचानक हवा कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई और बाहर कोई नज़र ही नहीं आ रहा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक शास्त्री जी ने देखा कि उसने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे शास्त्री जी ने पहने हुए। तो शास्त्री जी को लगा कि वो भी कोई पंडित या पुजारी होगा शायद। शास्त्री जी ने कई सवाल पूछे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर जवाब दिया तो शास्त्री जी के होश उड़ गए। उसने कहा, तुम मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो, हर एक सवाल का जवाब तुम्हें भी तो पता है। जो मुझे पता है वो तुम्हें पता है। शास्त्री जी का हम शक्ल, हूबहू उनके जैसा दिखने वाला, और शास्त्री जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें ये करिश्मा नजर आया। उन्हें लगा कि कोई गांव में है जो बिल्कुल हूबहू उनके जैसा दिखता है। वो इस पर भरोसा करते हैं कि दुनिया में 7 लोग एक जैसे दिख सकते हैं। तो शास्त्री जी पहले तो खुशी में सवाल पूछ रहे, अरे आपका चेहरा तो बिल्कुल मुझसे मिलता है। और फिर उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा चेहरा हर किसी से मिलता है क्योंकि मैं हर किसी के चेहरे को अपना सकता हूं। बताओ कैसा दिखूं? जब उसने अपना चेहरा बदला, वो एक औरत बन गया। उसके कपड़े बदल गए, चेहरा बदल गया और शास्त्री जी के होश उड़ गए। छलावा, छलावा। और सामने से उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, देखने में आप एक शास्त्री नजर आते हैं। अब तो आपने ये साबित भी कर दिया। वाह, मेरा सच पता लग गया। मेरा सच जिसे पता होता है वो जिंदा नहीं बचता। आपकी नियति आपको मेरे पास लेकर आई है। आपका अंत नजदीक है। चलिए कबूल कीजिए। शास्त्री जी भागने लगे। शास्त्री जी मंत्रों का सहारा ले रहे, लेकिन उन्हें ये भूल गया था कि एक छलावे पर मंत्रों का असर नहीं होता। छलावा एक जीव है, कोई भटकती आत्मा नहीं। लेकिन छलावे कमजोर होते हैं, वो नहीं था। उसने पकड़ने की कोशिश की, मारा, बालों को पकड़ा। वो ताकतवर था और शास्त्री जी किसी तरह भागकर डरते हुए घर के अंदर आए। और ये सबकी कहानी थी, मेरी भी। सबके साथ कुछ बुरा हुआ था और मैंने सबको कहा, सब एक ही जगह पर रहेंगे, अलग अलग कमरे में कोई नहीं जाएगा। हम इकट्ठे कल यहाँ से निकलेंगे। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रहना चाहिए। लेकिन उस रात उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और जब रात गुजर गई, दिन में सबको ताकत मिली। गांव वालों से हमने बात की और गांव वालों ने बताया, यहाँ कोई ऐसी एक अजीब ताकत नहीं है। 6 लाशें दफनाई गई थी मंदिर के नीचे, 6 लाशें, और कहते हैं 6 की 6 लाशें भयानक हैं। एक चुड़ैल की लाश, एक डायन की लाश, एक छलावे की लाश, एक मुर्दा जिसे जिंदा किया गया, दोबारा मारकर उसे दफनाया गया। हमारे पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने कहा कि ऐसा तो यहाँ हर रोज नहीं होता। कभी कभी छुटमुट घटनाएं होती हैं, लेकिन वो तो मंदिर के नीचे ही हैं, बाहर निकलते ही नहीं। गांव वाले कह रहे थे यहाँ कुछ होता नहीं, लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? गांव वाले मंदिर के पास जाना नहीं चाहते थे। दिन की रोशनी में हर किसी को ताकत मिली, तो सबने कहा एक बार उस मंदिर के पास जाकर आएंगे, पता तो लगे सच का। और वैसे भी कहते हैं दिन में वो ताकतें असर नहीं करती। तो हम साथ उस तरफ बढ़ने लगे सच्चाई जानने के लिए। रात को जो हुआ, हम दोबारा रात के वक्त यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। एक आखिरी बार उस तरफ जाकर हमें आना चाहिए। इसीलिए हम बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते उस मंदिर को देखा। ना धुंध थी, ना रास्ता खराब। भले ही रात को जो भयानक लग रहा, दिन के वक्त सामान्य लग रहा था। गांव वालों ने रोका था हमें कि हम उस तरफ ना जाएं, लेकिन कुछ समय में क्या ही हो जाएगा। पहुंचे हम उस मंदिर के पास। मैंने सबको कहा यही मंदिर था। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही मैं पैनिक कर गया। नजर तो कोई नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है वो भी किसी ताकत के कारण ही हुआ था। मैं तो देख तक नहीं पाया। मैंने उस मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखा, कुछ नहीं हुआ, और मेरे पीछे पीछे सबने पैर रखा। अंदर ना कोई मूर्ति थी, ना कुछ भी प्रार्थना की चीज। साधारण टूटा फूटा मंदिर, और उसके नीचे 6 लाशें होंगी, या सिर्फ कहानियां, या डर कर हमारे साथ ये सब हुआ। लेकिन नहीं, बाकियों के साथ तो सच में
असली चीजें हुई हैं। जैसे ही गर्भगृह में हम पहुंचे, हम सातों के सातों वहीं पर थे। वजन बढ़ गया होगा, इसी कारण हम नीचे की तरफ धंस गए। निकलने का मौका नहीं। किस्मत थी कि वहां जो फर्श पड़ा हुआ असल में तय खाने की छत थी, वो या वो गुफा का हिस्सा। नीचे धंसे, थोड़ा खिसके, बिना चोट के हम काफी अंदर अंधेरी घुप जगह में। बैग थे कंधों पर जिसमें से हमने टॉर्च निकाली और रोशनी की। ऊपर से हल्की हल्की रोशनी आ रही, लेकिन हम एक बड़ी गुफा के हिस्से में, जहां सामने हमें 6 ताबूत नजर आए थे। चीखें निकल गई, हर किसी की चीखें। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भयानक देख लिया। हर कोई भागना चाहता था। यह हमारी गलती थी यहां पर आना। ऊपर जाने की हमारी कोशिश नाकाम रही। जहां से हम गिरे थे, अपने आप वो छत बन चुकी थी। मिट्टी समय में जैसे पीछे जा रही हो, समय उल्टा चल रहा हो। जैसे सब कुछ नीचे गिरा, वैसे ही ऊपर जुड़ गया। अब यहां मशालें जलने लगी जो गुफा की दीवारों पर लटकी हुई थी। रोशनी थी और 6 ताबूत, और वो 6 ताबूत टूट चुके थे। धज्जियां उड़ गईं 6 ताबूतों की, और हमारे शरीर भी जकड़ चुके थे। उन ताबूतों से कुछ वैसा ही निकला था जैसा सबने बताया था। एक जलती हुई औरत, जैसे एक डायन हो, एक चुड़ैल, एक बड़े दांत वाला पिशाच, एक छलावा जो हर एक सेकंड रूप बदल रहा था, हम जैसा बन रहा था, एक मुर्दा और एक अजीब पिघला हुआ आदमी, एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल। सामने खड़े हो गए थे वो। हमें अपना आखिरी दिन नजर आया था। फिर क्या, जो उन्होंने नोचना शुरू किया। 6 के 6 वो नोचे जा रहे थे। प्राप्ति को मेरी आंखों के सामने उस चुड़ैल ने फाड़ कर रख दिया था। राहुल, जिसे वो पिघला हुआ आदमी, जिसका चेहरा ही धुंधला धुंधला सा, उसने अपनी तरह जला डाला। उसका शरीर जल रहा था, पिघल रहा था। राहुल को ऐसे मरते हुए देखा। विशाल ने भी लड़ने की भले ही कोशिश की, लेकिन वो मुर्दा गला घोंटकर विशाल को मार चुका था। हड्डियां तोड़ दी, टांगे तोड़ दी, गर्दन धड़ से अलग कर दी। गौरव को उस पिशाच ने खून चूस कर धीरे धीरे सुखा डाला। हड्डियां निकल आईं, और वो जलती हुई डायन संध्या को मार चुकी थी। जलाकर अपने शरीर में समा लिया। मैं अकेला थर थर कांप रहा, थर थर कांप रहा। मुझे मेरी मौत नजर आ रही थी। शायद ये 6 के 6 मुझे मिलकर मारेंगे। और फिर वो पिशाच आगे की तरफ बढ़ा और मुझे कहने लगा, तुम्हारी नियति में मृत्यु नहीं है, तुम जा सकते हो। मैं कांप रहा, लेकिन फिर भी एक सवाल था, क्यों? मैं क्यों? और मेरे साथियों को क्यों मारा? उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा था? और उस पिशाच ने कहा, ये वही 6 हैं जिन्होंने हमें यहां कैद किया था। हम साधारण इंसान ही थे जो इस जमीन से जुड़े थे। हमें ये रूप इनके कारण मिला। इनका पिछला जन्म हम हर एक में से मौत की वजह बनने वाला था। इनके काले जादू के कारण हमें ताबूत में बंद करके ये सज़ा दी गई और बदले में इन्हें ताकत मिली। लेकिन वो श्राप इन्हें मौत के घाट उतार गया। लेकिन हमारी आज़ादी नहीं, हमारी आज़ादी इनकी मौत से ही होती, जो इनके अगले जन्म में नियति बनकर आते। और तुम जिंदा क्यों हो? क्योंकि तुम वो इंसान थे जो हमें बचाना चाहते थे। तुमने अपनी कुर्बानी दी हमारे लिए, लेकिन वो कुर्बानी विफल रही। गांव वाले लालची थे, उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतारा। बदले में उन्हें ताकत तो मिली,
लेकिन हम कैदी रह गए और हमारी आज़ादी तब होती जब सब इकट्ठे होकर यहाँ पैर रखते। यही श्राप का हिस्सा था। और जब तुम सब यहाँ पर आए, क्योंकि तुम्हें ही हम नजर आ रहे, जिसको जिसने मारा उसकी नियति से वही जुड़ा। हम 6 यहाँ कैद हुए थे इन 6 के पिछले जन्म के कारण, और बदला हमने इस जन्म में लिया। और तुम वो थे जिसने कुर्बानी दी थी हमें बचाने के लिए। तो तुम्हारी मौत नहीं लिखी, तुम्हारी नियति तुम्हें जिंदा छोड़ती है। हम इस श्राप से आज़ाद हुए, हमारे आज़ाद होने का समय है। हमने बदला ले लिया और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म। आगे छोटी गुफा से रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का, तुम जा सकते हो। वो पिशाच समेत वो 6 ताकतें गायब हो गईं। अब धीरे धीरे मिट्टी के हिस्से नीचे टूटकर गिरने लगे थे और मैं भागा उस रास्ते से। सच में गुफा का वो रास्ता पास के तालाब से निकलने का रास्ता बन गया। मैं निकला और पीछे मंदिर समेत वो पूरी जमीन का हिस्सा जमीन में धंस गया। ऐसे वो श्राप का अंत हुआ और मेरे 6 दोस्तों का भी। मैं हमेशा सोचा करता था, हम जब भी किसी से मिलते हैं ये नियति का हिस्सा होता है, और कहते हैं हम जो कर्म करते हैं हमें उसका फल मिलता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। हमारी बुराई का फल हमें बुरा मिलेगा ही, जैसा उनके साथ हुआ। मैं भले ही बच गया था, लेकिन जिंदगी एक बार मेरी आंखों के सामने जरूर घूमी थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे अजीब कहानी थी। कहानियां तो मैंने कई सुनी, कई पढ़ी और कई लिखी, कई आर्टिकल्स कवर किए, लेकिन इससे ज़्यादा अजीब कहानी ना मैंने कभी पढ़ी थी और शायद ना मैं कभी पढ़ूंगा। लेकिन मैं तो इसे जी भी पाया। आप भी बताइए ज़रा, क्या आपने ऐसी कहानी सुनी है कभी, पढ़ी है कभी? नियति का ऐसा जाल जो आप अगले जन्म में भी नहीं छुड़ा सकते? बताइएगा ज़रा।